गजा के लिए हमास की तरफ से ऐसा बयान आ गया है जो इसराइल और अमेरिका की त्योरियां चढ़ा सकता है। जी हां, हमास ने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा और जब तक फिलिस्तीन का कयाम नहीं हो जाता, स्थापना नहीं हो जाती, तब तक उसके हथियार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही हमास ने एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है जो इसराइल की गजा को लेकर किसी भी तरह की साजिश पर पानी फेर सकता है। हमास अपने सबसे ज्यादा विरोधी गुट के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। गजा को बेहतर प्रशासन देने के लिए हमास ने फतह ग्रुप का समर्थन कर दिया है। ये पहली बार हो रहा है जब हमास और फतह पार्टी किसी मुद्दे पर सहमत दिख रहे हैं। दरअसल हमास का मानना है कि गजा और फिलिस्तीन सशस्त्र आंदोलन से हासिल किया जा सकता है, जबकि फतह पार्टी अहिंसक आंदोलन की सियासत करती है और इसके तार फिलिस्तीन आंदोलन के बड़े लीडर रहे यासिर अराफात से जुड़ते हैं। वेस्ट बैंक में इस वक्त भी जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी काम कर रही है उसमें फतह ग्रुप के ही लोग हैं और हमास का वर्चस्व गजा स्ट्रिप में रहता है। इस बीच हमास पॉलिटिकल विंग के सीनियर लीडर खलील अल हय्या ने अल जजीरा चैनल से कहा है कि गजा के लिए हमास और फतह एक साथ काम करेंगे। ट्रंप के प्लान के मुताबिक अगर टेक्नोक्रेट गजा का चार्ज लेने जा रहे हैं तो उससे पहले हमास ने अपना प्लान दे दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना के बगैर हथियार नहीं डाले जाएंगे। खलील अल हय्या ने गजा के फ्यूचर प्लान पर कहा कि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि गजा के भविष्य के लिए हमास अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास और फतह ग्रुप के बीच मीटिंग हुई है और इसे यूएस अलायंस ने ऑर्गेनाइज कराया। अभी हमने मिलकर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है और हमारा लक्ष्य आज़ाद फिलिस्तीन में होने वाला इलेक्शन है। हमास के इस बयान पर एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास गजा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि वो फतह ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन फाइट करेगा। इसके पहले भी साल 2006 में गजा स्ट्रिप में हुए चुनाव में हमास को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। खलील अल हय्या ने बताया कि हमास और फतह गुट आगे बनने वाली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लिए राजी हो गए हैं। इसके लिए दोनों गुटों के दरमियान पूरी अंडरस्टैंडिंग भी है और नई सरकार के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत भी तय कर लिए हैं। हालांकि फतह गुट कहता रहा है कि पीएलओ ही वो पार्टी है जो फिलिस्तीन में नई सरकार का नेतृत्व कर सकती है, जबकि खलील अल हय्या ने कोई टाइमलाइन नहीं बताई है कि हमास और फतह गुट की कमेटी कब तक तैयार होगी। लेकिन उनके बयानों ने गजा में बनने वाली नई सरकार को लेकर एक बहस जरूर छेड़ दी है। साथ ही गजा से हमास को खदेड़ने की कवायद में लगे इसराइल और उसके सहयोगियों के माथे पर बल ला दिए हैं। इजराइल और हमास के बीच 2 साल तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। हालांकि अब युद्ध विराम हो चुका है, जिसके बाद से ही बंधकों की रिहाई का भी सिलसिला जारी है। इसी के चलते 13 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के बार कूपरस्टीन को भी रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद अब जहां कूपरस्टीन ने बताया कि उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई, वहीं उन्होंने अपने ही देश के मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। कूपरस्टीन ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कैद के दौरान उन्हें इतना पीटा गया था कि वो 1 महीने तक चल नहीं पाए थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमास ने उन्हें इतनी बुरी तरह इसलिए पीटा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गवीर ने फिलिस्तीनी कैदियों को पीटते थे और उनके वीडियो शेयर भी करते थे। इसी के चलते हमास ने भी फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बुरे बर्ताव का बदला लेने के लिए इजरायली कैदियों के साथ बर्बरता की। इस दौरान कूपरस्टीन ने कहा कि मुझे गुस्सा इस बात का है कि मंत्री बेन गवीर ने फिलिस्तीनी कैदियों की खराब हालत का प्रचार किया। मंत्री ने कैदियों को टॉर्चर करते हुए वीडियो क्यों रिलीज किए? उनके इस प्रचार ने हमास की कैद में रह रहे इजराइल की कैदियों की जिंदगी और मुश्किल बना दी। हमास अपहरणकर्ता जानबूझकर कई दिनों तक मुझे खाना नहीं देते थे। लगभग अपनी 2 साल की कैद के 270वें दिन कूपरस्टीन के साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि
वो हमारे पास आए और हमें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हमें दीवार के सामने खड़ा किया और बहुत मारा। सुपरस्टीन ने बताया कि बेन गवीर की वजह से इजरायली कैदियों को बहुत मारा जाता था। सुपरस्टीन के मुताबिक उन्होंने उनके पैरों से पकड़कर पूरे कमरे में उन्हें घसीटा, उनके ऊपर पैर रखे और जितना हो सकता था उतना अपमान करते थे। कुपस्टीन से जब पूछा गया कि क्या वो बेन गवीर से नाराज हैं, तो कुपस्टीन ने कहा कि उसे गुस्सा इस बात का था कि फिलिस्तीनी कैदियों के साथ सख्त व्यवहार की बातें इतनी खुलकर सार्वजनिक क्यों की गई। कुपस्टीन उन अंतिम 20 बंधकों में से एक थे जिन्हें 13 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता में हुई युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत छोड़ा गया। 13 मारे गए बंधकों के शव, जिनमें 2014 के गाजा युद्ध में मारे गए एक सैनिक का शव भी शामिल है, वो अभी भी गाजा में है। बेन गवीर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के रूप में इजरायली जेल प्रणाली की निगरानी करते हैं, लंबे समय से फिलिस्तीनी कैदियों को दिए जाने वाले अनावश्यक सुविधाओं का विरोध भी करते हैं। अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने जेलों में ताजी पीटा ब्रेड परोसने पर प्रतिबंध लगाया और कैदियों के नहाने के समय को सीमित कर दिया। इस दौरान इनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी करते दिखाई दिए थे। कहा जाता है कि बेन गवीर हमेशा से हमास के साथ किसी भी युद्ध विराम या बंधक रिहाई समझौते के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कुपरस्टीन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो भी जारी किया। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली मीडिया हमास के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं मार्क कुपरस्टीन और सभी लौटे हुए बंधकों को गले लगाता हूं, लेकिन इजरायली मीडिया हमास की कहानी को अपना रहा है। मंत्री के फिलिस्तीनी कैदियों पर दिए गए बयानों के बारे में अन्य रिहा हुए बंधकों ने भी कहा है कि उनकी टिप्पणियों के बाद उन्हें भी कैद के दौरान पीटा गया था। बेन गवीर ने दावा किया है कि शेन बेट ने बाद में कहा कि जब उन्होंने फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों के साथ सख्त व्यवहार को सार्वजनिक किया तो आतंकी हमलों में कमी आई और हमास डरा हुआ है। हालांकि उनके इस दावे के उलट शेन बेट के आंकड़े दिखाते हैं कि बेन गवीर के कार्यकाल के दौरान आतंकी हमलों में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से बंधक अब खुलासा कर रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि मंत्री की इस सलूक की वजह से ही उनके साथ हमास ने बदसलूकी की है। אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם על כל החום והאהבה שאתם שולחים לי.